हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का सबसे लास्ट चैप्टर, जो कि है लोकतंत्र के परिणाम। बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर को वन शॉट के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डेप्थ से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को और समझते हैं कि लोकतंत्र के परिणाम का ये जो चैप्टर है ये क्या है और हमें क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में, तो ये चैप्टर कुछ और नहीं बल्कि क्लास 9 और क्लास 10 का जितना भी आपने लोकतंत्र के बारे में चीजें पढ़ी हैं उन सभी चीजों का एक समावेश है, एक तरह का मिक्सचर है। समझ जाइए, सारी चीजें मिल करके और यहाँ पर सभी का समराइजेशन किया गया है और कुछ भी नहीं है चैप्टर। तो लोकतंत्र का परिणाम, चूंकि हम लोग बहुत समय से लोकतंत्र को पढ़ते आ रहे हैं कि लोकतंत्र है क्या, तो आज हम लोग उसके परिणाम को समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र जो है वो एक अच्छी शासन व्यवस्था क्यों है। तो आइए सबसे पहले स्लाइड पे हम जब पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि शासन व्यवस्था कितने तरह के होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही गहराई से। तो यदि हम बात करते हैं कि शासन व्यवस्था क्या है, तो देखो बच्चों, किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में जो कोई भी सरकार होती है, जो रूल कर रही होती है, वहां पे शासन कर रही होती है और वहां के जनता का ध्यान रख रही होती है, ये वहां के शासन व्यवस्था कहलाती है। अब शासन व्यवस्था जो है वो तीन तरीके के हो सकते हैं। एक होता है लोकतंत्र, एक होता है तानाशाही शासन व्यवस्था, एक होता है राजतंत्र। और भी कई तरह के शासन व्यवस्था हो सकती है, जिसमें सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो आप कहोगे सर इसका तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है कि ये लोकतंत्र होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ही वैसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता खुद जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है उस शासन व्यवस्था में। इसीलिए सबसे अच्छी शासन व्यवस्था जो होती है वो लोकतंत्र होती है। जबकि तानाशाही शासन व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति होता है जो सभी को अपने इच्छा अनुसार सबको कंट्रोल करता है, जबकि राजतंत्र में कोई राजा या रानी जो है वहां पे शासन कर रही होती है। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों ने इन तीनों को बहुत पहले से ही पढ़ के रखा होगा। अब समझते हैं कि लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्यों है। अब बच्चों, इस चैप्टर में आपको याद रखना होगा, इस चैप्टर में बेसिक बातों को आपको समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें बनते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले याद रखना हो कि लोकतंत्र के गुण क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रूप में आप इसे मान लें कि लोकतंत्र के गुण को सबसे पहले आप समझ लें। और दूसरी बात जो है, इसे लोकतंत्र के क्या लिखना है, लोकतंत्र के पक्ष में और इसके विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष, इन दोनों की तमाम जानकारियों को आपको हासिल करना है। तो आंसर या जो क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं वो इन्हीं दो क्वेश्चंस के इर्द गिर्द घूमता हुआ आने वाला है कि लोकतंत्र के गुण लिखिए या तो लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में लिखिए। तो जब हम लोकतंत्र के पक्ष में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके गुण को ही लिखेंगे, इनकी विशेषताओं को ही लिखेंगे, और जब विपक्ष में लिखेंगे तो इसके दोष को लिखेंगे। तो इस तरह से घूमता फिरता क्वेश्चन बस इसी के आसपास में रहने वाला है। तो इन दो क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे आज के इस क्लास के माध्यम से। इसे आप बहुत ही गहराई से कई सारे पॉइंट्स आपको मिल जाने वाले हैं, जिसके बाद आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि इन तीन शासन व्यवस्था में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी है, तो लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि आपने क्लास 9 से ही पढ़ते आया है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासक का चुनाव, मतलब जो हमारे ऊपर रूल करेगा उसे कौन चुनेगा, तो उसे हम जनता ही चुनेंगे। इसीलिए ये सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो ये सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है। आगे बात करते हैं कि आखिर लोकतंत्र के गुण क्या है। लोकतंत्र सबसे अच्छी मानी जाती है, हमको समझ में आ गया है, लेकिन लोकतंत्र को सबसे अच्छा क्यों माना गया। आखिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसे कौन कौन से क्वालिटीज हैं जिसके वजह से हम इसे सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानते हैं। आइए एक एक करके डील करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात कि नागरिकों में ये समानता लाने का काम करता है और उन्हें अधिकार भी देता है। बच्चों, एक लोकतंत्र ही ऐसा है जहां पर समानता की बात होती है, जहां पे नागरिकों के बीच में जो है वो समानता लाने की बात होती है। यदि ये एक तानाशाही शासन व्यवस्था होती तो वहां पर इस बारे में कोई बात नहीं होती। यदि ये राजतंत्र है तो वो डिपेंड करता है कि वहां पे राजा कैसा है, फिर आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कि वहां की जनता के साथ क्या होने वाला है। लेकिन लोकतंत्र में नागरिकों के बीच में समानता, चाहे वो किसी भी तरह से हो, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से सभी लोगों को बराबर करने की बात कही जाती है। यहाँ तक कि न्यायिक दृष्टिकोण से जो हमारा न्यायपालिका होता है वो सभी लोगों को बिल्कुल एक जैसा समान रूप से देखती है और सबके लिए सबका, सभी के लिए सजा का प्रावधान भी बिल्कुल समान है। ये जो है सो नागरिकों को अधिकार भी देती है। तो इस तरह से सबसे पहला गुण हमारे सामने आया
कि लोकतंत्र जो होता है वो नागरिकों को समानता, उनके बीच में समानता लाती है और उन्हें अधिकार देती है। दूसरी बात, यह व्यक्ति के गरिमा को बढ़ाता है। गरिमा का मतलब होता है उनका सम्मान बढ़ाता है। बाकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे किसी भी तरह से बुरी तरह पीटा जा सकता है, मारा जा सकता है, उनकी बातों को नहीं सुना जा सकता है, उनके पास बोलने का अधिकार नहीं होगा, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी, उन्हें अधिकार नहीं दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये तमाम चीजों मिलती है जिससे व्यक्ति की गरिमा, उनका सम्मान बढ़ता है बच्चों, है ना। तीसरा पॉइंट आते हैं, तो इसमें फैसले की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। कैसे? देखो, फैसले की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो सकती है? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम क्या करते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, हम उनसे सूचना मांग सकते हैं, और ये एक फैसले को लेने के लिए कई बार जो है सो लंबे चर्चाएं करती है, खुले बहस करते हैं ये बैठ करके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में। और ये तमाम सभाओं में जब ये बैठ करके खुली चर्चा करते हैं तो इसके प्रोज, इसके कॉन्स, इसके लाभ, इसके हानि, ये तमाम जानकारियां सामने आ जाती है। और फिर इस फैसले को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे से, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से बना करके और सेट करके हमें दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात कि फैसलों की जो गुणवत्ता होती है ये बेहतर हो जाती है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें फैसलों को बहुत ही सोच समझ करके, उस पर कई बार चर्चा करने के बाद ही इसे जो है हमारे बीच लाया जाता है। आगे है कि टकरावों को संभालने का तरीका देता है ये। लोकतंत्र ही ऐसा है बच्चों जो विभिन्न तरीके के सामाजिक, है ना, या तो आर्थिक या भाषा, जाति, लिंग के आधार पे अलग अलग तरह के जो लोग हैं, हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, इन सभी तरह के जो विविधताएं हैं इन्हें समेट करके और एक साथ मिलाने का काम कौन करता है? तो ये हमारा लोकतंत्र करता है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ये है जहां पर सबको बराबरी का अधिकार मिलता है, जिससे उनके बीच में विवाद या टकराव की आशंका, उनकी जो संभावनाएं होती है ये कम हो जाती है। इसमें गलतियों को सुधारने का भी मौका मिलता है। कैसी गलती? देखो, यदि हम जनता गलत इंसान को यदि चुन लेते हैं एज ए सुप्रीम लीडर, तो यदि हम इसे सुप्रीम लीडर के रूप में यदि आज हम चुन लिए हैं, तो अगले 5 सालों के बाद यदि ये अच्छे से काम नहीं करता है हमारे प्रति, तो हम 5 साल के बाद अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हैं और एक अच्छा लीडर को हम अपने बीच में ला सकते हैं। तो इस तरह से ये जो लोकतंत्र होता है ये हमें गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है। अगली बात देखें तो यह संविधान के आधार पर होता है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति अपने मन मुताबिक नहीं चलेगा। जैसे तानाशाही शासन व्यवस्था में होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार लोगों को सजा सुना सकता है, अपने देश में कुछ भी करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें संविधान के अनुसार होती है और संविधान का रक्षक हमारे पास न्यायपालिका होता है जो इन सब के ऊपर कंट्रोल करके रखता है ना। चलो, सबसे लास्ट पॉइंट में देखें तो यह इसमें बहुमत प्राप्त के साथ साथ जो अल्पमत दल है, ये दोनों दल मिल करके काम करता है। ये एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है बच्चों जिसमें जो बहुमत दल प्राप्त है, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिला है वो तो शासन करते ही है, इसके साथ साथ जो विपक्षी दल होता है उसके सहयोग से ही सत्ताधारी दल जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो कहीं ना कहीं जितना पावर यहाँ पे सत्ताधारी दल के पास है उतना ही पावर विपक्षी दल के पास ही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये है, मतलब बहुमत प्राप्त दल है वो और अल्पमत प्राप्त दल है ये, जिसको बहुत वोट मिला है वो भी, जिसको कम वोट मिला है वो भी, ये दोनों लोग मिलकर के शासन व्यवस्था को बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से चलाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें बहुमत प्राप्त और अल्पमत प्राप्त ये सभी मिल करके जो है सो यहाँ की शासन व्यवस्था को रन करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले या जो हमारा टॉपिक रहा है कि लोकतंत्र के कौन कौन से गुण हैं, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो मेरे तरफ से ये टिप्स है आपके लिए कि जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो इसे पॉइंट वाइज लिखें, है ना, इसे पॉइंट वाइज लिखें। पॉइंट वाइज लिखने से फायदा ये है कि आप एक पॉइंट को लिखें। जैसे पहला लाइन है समानता और अधिकार, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सबसे पहला हेडिंग बना करके कि हमने हाईलाइट कर दिया है समानता और अधिकार। और इसे लिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए। और इस तरीके से करने के बाद जो है आपको इसे थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहिए कि कैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमें अच्छी समानता का अधिकार और बहुत सारे अधिकार नागरिकों को देता है जिससे वो सम्मान पूर्वक लाइफ को जी सकता है। तो इसे आप थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में लिख सकते हो। इस तरीके से आपके आंसर्स बहुत ही सटीक, सुंदर बन जाते हैं, जिसमें आपके कोई भी मार्क्स कटने की संभावना नहीं रहती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि समझने के साथ साथ आपके अंदर राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए जिससे आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके, है ना। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या है हमारा अगला टॉपिक। तो बच्चों, आगे के टॉपिक यदि हम पढ़े तो लिखा है कि लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पहुंचते हैं। डिटेल क्या पढ़ना है, हम लोग वो जनरल व्यू देखें कि लोकतंत्र के कौन कौन से गुण हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर में और डिटेल में चलते हैं। देखिए, लिखा है कई देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भी है,
संविधान भी है और नागरिकों के पास कुछ बुनियादी अधिकार भी हैं, लेकिन सभी देशों के पास सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उपलब्धियां अलग अलग हैं। हम जानते हैं कि सबके पास बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक तो है, लेकिन सभी के पास जो है वो सबका आर्थिक लेवल एक जैसा नहीं है। कोई बहुत ही वहां का जीडीपी बहुत ज्यादा है, कोई डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है, कोई तो बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो ये कैसे हो गया कि वहां पर हर जगह पे संविधान है, तो एक जगह पे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, एक जगह पे बहुत कम है। तो बच्चों आपको पता है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि आर्थिक स्थिति को मेजर करने के लिए कोई एक कारक नहीं होते, इसके अनेकों रीजन होते हैं कि वहां का भौगोलिक बनावट कैसा है, वहां पे नदियां हैं या नहीं, क्योंकि नदियां एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है वहां के जीडीपी में, है ना। वहां का कृषि कैसा है, वहां का मौसम कैसा रहता है ना, और वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उस देश का दूसरे देश के साथ संबंध कैसा है, क्या वो इंटरनेशनली डील करता है या नहीं करता है, दूसरे के साथ ये व्यापार कैसा है उसका, कहीं वो बहुत सारा पैसा युद्ध के ऊपर तो खर्च नहीं करता, साम्राज्यवादी विचारधारा का तो नहीं है। ऐसे कंडीशन में जो है हो सकता है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था, लोकतंत्र स्थिति होने के बावजूद उसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब हो। तो बच्चों ये सारे कुछ मुद्दे हैं जिस समय हमें बहुत ही गौर करना पड़ता है कि आर्थिक स्थिति किन किन मुद्दों में बढ़ नहीं जाती। अब यदि बढ़ानी है या तो आर्थिक स्थिति पर हम यदि गौर डालें, यदि हम उसको देखना चाहें तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर लोकतंत्र में और ऐसी कौन कौन सी बातें होती है, लोकतंत्र में ऐसी कौन कौन सी बातें होती है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लोकतंत्र के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यदि आता है तो ये आता है कि लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेवार सरकार होती है और यहाँ पे वैध शासन चलता है। इन तीनों टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए लोकतंत्र में एक उत्तरदायी सरकार कैसे चुने जाते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो जिम्मेवार कैसे होती है लोगों के प्रति, एक लोकतांत्रिक सरकार एक वैध शासन क्यों माना जाता है। ये तीनों क्वेश्चंस अपने आप में कोरिलेट करता है और तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये उत्तरदायी कैसे है। बच्चों समझना है, हम जानते हैं कि लोकतंत्र जो होती है उसमें जनता ही चुन करके भेजती है वहां के शासक को। तो जब जनता चुन के उसको भेजेगी तो जाहिर सी बात है कि जनता के प्रति उसे उत्तरदायी रहना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। जनता उसको चुन करके भेज रही है तो जनता इस उम्मीद से चुन करके भेजी है कि ये वहां जाकर के हमारे अच्छे कानून बनाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, वो चाह रही है कि हम जनता के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि सरकार का चुनाव जो है वो यहाँ पे जनता करती है। इस व्यवस्था में जिम्मेवार सरकार तभी बन सकता है जब सरकार के ऊपर जनता का कंट्रोल हो। अच्छा, अब ये जिम्मेवार शब्द को कैसे इलेबोरेट करोगे? तो देखो यहाँ पर हम समझते हैं कि जनता जो है इसका नियंत्रण होना चाहिए हमारे द्वारा चुने हुए सरकार के ऊपर, क्योंकि जब हम उसके ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे तो वो हो सकता है कि वो गैर जिम्मेदार तरीके से हमारे प्रति उत्तरदायी नहीं रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझे। यही वजह है कि जनता जो है इसके पास यहाँ पे पावर मिलता है कि वो अपने द्वारा चुने गए उस सरकार को कंट्रोल कर सके हर 5 साल के बाद अपने वोट के थ्रू, है ना। तो इस तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि ये एक जिम्मेदार सरकार भी बन सकता है, एक जिम्मेवार सरकार बनता है। ये वैध शासन कैसे है इसे हम अगले स्लाइड में समझते हैं। देखिए आगे जब हम बात करते हैं कि वैध सरकार कैसे, तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स आगे दिए हुए हैं। इस पॉइंट के माध्यम से आपको वो पॉइंट समझ में आ जाएगा कि वो वो एक वैलिड सरकार कैसे है, यह एक वैध सरकार कैसे है, ये आपको आने वाले समय में समझ में आ जाने वाला है। आइए समझते हैं यहां से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। यहाँ अंक पर इसकी हम खासियत समझने वाले हैं, विशेषताओं को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला यदि हम विशेषता पढ़ना चाहें तो ये है कि फैसले में देरी लेकिन गुणवत्तापूर्ण फैसले। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो बच्चों, कई सारे ऐसे डेटा है जो ये दिखाता है कि एक तरफ है लोकतांत्रिक सरकार और एक तरफ है तानाशाही सरकार, दोनों में फैसले कहाँ जल्दी हो जाते हैं? तो जल्दी फैसले तानाशाही में जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फैसले लेने के लिए इन्हें अलग अलग विभागों से बात नहीं करनी होती, जबकि लोकतांत्रिक सरकार में कई विभागें होती हैं, कई स्तर होते हैं जहां पर बातचीत होती है, खुली चर्चाएं होती हैं, तब जाकर के फैसले लिए जाते हैं। अब आप कहोगे सर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तो बहुत ही देर हो जाता है फैसला लेने में, तो इससे तो देश का नुकसान हो सकता है। नहीं, हम समझ रहे हैं कि शासन व्यवस्था जो है, तानाशाही शासन व्यवस्था, वहां पर फैसला तुरंत हो जाता है, लेकिन जो फैसला तुरंत लिया है, चाहे वो कोई भी तानाशाह हो, चाहे हिटलर जैसा तानाशाह हो, वो कोई भी तुरंत यदि फैसला लिया तो इस फैसले को जनता एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी ये कभी भी गारंटेड नहीं होता।
लेकिन जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कई बार इस पे बहस करते हैं, कई बार इस पे चर्चाएं करते हैं, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि भले फैसले में देरी हो लेकिन यहाँ की जो जनता है वो इसे जरूर एक्सेप्ट करेगी और इसके ये जो है सो जनता के लिए बेनिफिशियल ही साबित होगा। तो इस वजह से बच्चों सबसे पहली खासियत ये है कि फैसले में भले देरी हो जाए लेकिन गुणवत्तापूर्ण फैसला जो है वो निकल करके सामने आता है, इसीलिए ये बहुत ही बेहतरीन शासन व्यवस्था माना जा सकता है ना। चलो अब बात करते हैं दूसरा में। दूसरा है पारदर्शिता। पारदर्शिता आप समझते हैं ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हुआ कि मान लो कि लोकतांत्रिक सरकार कुछ भी कर रहा है, आपको बस समझना है बहुत ही ध्यान से, इसमें कुछ लिखना नहीं है, एकदम ध्यान से आपको समझना है, उसके बाद देखिए आप अपने ऐसे आंसर लिख पाओगे। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, आइए समझते हैं। पारदर्शिता का मतलब होता है कि सरकार कोई भी काम यदि कर रही है जनता से संबंधित तो ये जनता को बहुत ही ओपनली पता हो, जनता इस बात को कहीं भी सर्च कर सके, चाहे वेबसाइट पे सर्च कर सके या उसे किसी माध्यम के द्वारा जो है उसे सारी बातों का पता लग जाए, ताकि जनता का पैसा कहां खर्च किया जा रहा है ये जनता को पता हो जाए। तो बच्चों इसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। कोई भी चीज छुपके छुपा के ना हो, बल्कि सरकार और जनता के बीच में बिल्कुल ये चीज साफ रहे कि आपके पैसे कहां खर्च किए जा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी या तो पारदर्शिता। हालांकि आप बात कहें तो मैं इस बात से बिल्कुल इग्नोर नहीं करता कि पारदर्शिता हमारे देश में थोड़ी सी कम है, इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का यह जानने का अधिकार होता है कि निर्णय नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है, चीजें जो बनाई जा रही हैं उसके पैसे कितने लग रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमारे अधिकार में आता है कि हम उन सभी चीजों को जान सके। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है। जैसे कि आरटीआई एक्ट आप जानते होंगे। आरटीआई एक्ट मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना पाने के अधिकार के तहत नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो सरकार से इस बात का सवाल कर सके कि ये सारा काम यदि हो रहा है तो वो काम में कितने पैसे खर्च हुए, कितने सारे संसाधन यूज हुए, ये तमाम जानकारियां जो है वो जनता सरकार से पूछ सके, ये उसके पास अधिकार होता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हो। आगे देखें तो इससे सरकार में लोगों के प्रति जवाबदेही बन जाती है। अब जाहिर सी बात है यदि ट्रांसपेरेंसी होगा तो जो जनता है वो हमेशा सरकार से सवाल करेगी कि आखिर आपने इतने पैसे कहां खर्च किए। तो इस तरह से जो है वो सरकार का जनता के प्रति जवाबदेही भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये एक जिम्मेवार सरकार का निशानी है बच्चों। तो इस तरीके से दूसरा जो पॉइंट है हमारा ये रहा पारदर्शिता। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलो अब बढ़ते हैं कि इसका तीसरा खासियत क्या है, तीसरी विशेषताएं क्या है। तीसरा विशेषता है लोकतंत्र का कि यहाँ पर हमेशा नियमित और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। यदि किसी देश में लगातार समय समय पर नियमित हर 5 साल के बाद यदि हो रहा है तो 5 साल में, यदि रेगुलर चुनाव नहीं हो रहे तो ये एक अच्छा लोकतंत्र का निशानी नहीं है। और यदि हो भी रहा है तो ये निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग, किसी विशेष जाति को देख करके कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से जहां पर नियमित और निष्पक्ष चुनाव हो, ये शासन व्यवस्था लोकतंत्र में ही केवल देखने को मिलता है बच्चों। तो इस तरह से ये भी एक हमारे लिए विशेषता साबित होता है। चलिए अगला पॉइंट है नए कानून पर खुली चर्चा। जब भी कोई भी, अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि वहां पर फैसले में देरी हो जाती है, तो फैसले में देरी होने के पीछे कारण क्या है? फैसले में देरी होने के पीछे कारण ये है कि वहां पर कोई भी जब नया कानून लाया जाता है तो उस पर खुली चर्चाएं होती है, कई बार बहस होता है, लंबे घंटों तक बहस होता है और बाकायदा उन सभी जो बहस होते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हर एक चीज पे बारीकियों को ध्यान से सुना जा सके और उस पर मंथन किया जा सके और तब जाकर के एक नया कानून हमारे पास आता है जिससे वहां की जनता लाभ उठा पाती है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इसका एक और खूबसूरती है कि नए कानून पर बहुत ही वाइड रूप से जो है खुली चर्चाएं होती है, जिससे यहाँ के फैसले की जो गुणवत्ता है बच्चों ये बढ़ती है। फैसले जो है वो बेहतरीन फैसले निकल करके हमारे बीच आता है जिससे हम बहुत ही अच्छे से इसका लाभ उठा पाते हैं। अब अगला पॉइंट यदि हम देखें तो पांचवा विशेषताएं हमारे सामने है कि लोगों के जरूरत का ख्याल रखती है लोकतंत्र। लोकतांत्रिक सरकार ही ऐसी सरकार है जिसमें जनता ही चुन करके शासक को भेज रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जनता के लिए जो भी उनके जरूरत है, खासकर बेसिक नीड्स जो है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चीजें जो है, ये सारी चीजें जो बेसिक नीड्स होती है, इसका कम से कम ख्याल रखे कौन? तो सरकार ख्याल रखे। ये एक लोकतंत्र में ही हो सकता है, क्योंकि राजतंत्र या तो तानाशाही शासन व्यवस्था में ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है। आगे बात करें तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन। हमारा जो भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होता है बच्चों,
इसमें इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियसली बात होनी चाहिए कि हम भ्रष्टाचार को से मुक्त कैसे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार की यदि हम बात करें तो भारत में जो भ्रष्टाचार है इसकी सीमा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है सो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने के तो बहुत सारे उपाय हैं कि हमें सबसे पहले यहाँ के लोगों में जागरूकता फैलाना होगा कि भ्रष्टाचार धीरे धीरे हमारे सिस्टम को खराब करते हुए जा रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों के लिए, हमारे देश की जीडीपी के लिए और हमारे देश के उत्थान के लिए बहुत ही बड़ा, समझ लीजिए कि रोड़ा बन के सामने आ जाता है। इसीलिए सबसे पहले तो जागरूकता की कमी, दूसरा शिक्षा। लोगों में शिक्षा जब होगा, लोग जब शिक्षित होंगे तो सबसे पहले वे ये समझेंगे कि ये भ्रष्टाचार बिल्कुल सही नहीं है और भ्रष्टाचार के होने की वजह से हमारे देश में कितनी कमियां सामने आ रही है ये उन्हें पता चलेगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था यदि हम देखें तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही आ सकता है। हालांकि बच्चों, यदि मैं इस बात से बिल्कुल असहमत नहीं हूं मैं आपसे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन की यदि हम बात करते हैं तो ये लोकतंत्र से अच्छा राजतंत्र और तानाशाही शासन व्यवस्था में देखने को मिला है। जो रिपोर्ट हमें दर्शाती है वो ये दिखाती है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से अच्छा जो है शासन व्यवस्था, खासकर भ्रष्टाचार के मामले में, ये तानाशाही और राजतंत्र में ज्यादा बेहतरीन तरीके से चलता है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी जो है वो लोकतंत्र में ही हमें देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम इस कमी को सुधार पाए तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकार जो है इससे ये उम्मीद किया जा सकता है कि यह भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके और लोगों को एक अच्छा और शांति प्रिय जगह मिल सके उस देश में रहने के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये टोटल 6 पॉइंट्स हमने बनाए हैं जो उससे आप ये समझ पाए कि कैसे लोकतंत्र की वो विशेषता रहा है। अब जब हम बात करते हैं बच्चों रिकॉर्ड के बारे में कि हम लोगों ने इतने सारे जो अभी विशेषताएं पढ़ा, हमने नियमित चुनाव के बारे में बात करी, हम लोगों ने भ्रष्टाचार के बारे में बात किया। अब इसका स्थिति क्या है, हमारा रिकॉर्ड ये क्या कहता है कि इसकी स्थिति कहाँ है, आइए समझते हैं। नियमित चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। रेगुलर चुनाव तो यहाँ हो जाते हैं, इस मामले में हम बहुत ही अच्छे हैं, है ना। आगे बात करें, लेकिन हर फैसले पर सार्वजनिक बहस हो सके या तो लोगों को जानकारियां साझा, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन मिल सके, इस बात को लेकर के हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है बच्चों। लिखा है लोगों के जरूरतों का ख्याल रखा जा सके और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था बनाने में भी इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ठीक है क्योंकि यह एक वैध शासन व्यवस्था है। अब बोलोगे सर इतनी सारी कमियां होने के बावजूद हम लिख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है वहां पर वो एक अच्छी शासन व्यवस्था है। तो बच्चों इसका सीधा सा जवाब ये है कि यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीजें नहीं है तो आप ये भी नहीं कह सकते, आप इस बात की भी पुष्टि नहीं कर सकते, आप इस बात का दावा नहीं कर सकते, गारंटी नहीं ले सकते कि जितने अलोकतांत्रिक देश हैं, जितने भी अलोकतांत्रिक देश हैं वहां पर जो है वो ये सारी कमियां नहीं है। यदि आप इस बात का दावा नहीं कर सकते कि अलोकतांत्रिक देश में ये सारी चीजें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम कम से कम इन सभी चीजों में सुधार ला सकते हैं। जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, वैसे ये सारी कमियां दूर हो सकती हैं। लेकिन अलोकतांत्रिक जो देश है वहां पर इन सभी बारे में बोलना, इन सभी के बारे में कहना ये आधारहीन है। वहां पर इसका कोई आधार ही नहीं है, हम किसी भी आधार पे कह ही नहीं सकते कि ये अभी सही है। जैसे कि वहां पे ये डिपेंड करता है कि वहां का राजा कैसा है। यदि वहां का राजा बहुत अच्छा है तो जाहिर सी बात है वहां पे लोकतांत्रिक से भी एक बेहतरीन समाज देखने को मिलेगा। लेकिन यदि वहां का राजा तानाशाह निकल गया या तो बेकार निकल गया तो जाहिर सी बात है कि वहां का समाज किस दिशा में जाएगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वहां का कोई आधार ही नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन तमाम चीजों में हम सुधार ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि हमारे रिकॉर्ड्स हमसे क्या कहते हैं। हमारे रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं कि हम किन किन मामलों में बहुत अच्छे हैं और किन किन मामलों में हमारी स्थिति ठीक नहीं है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है बच्चों कि लोकतांत्रिक अधिकार क्या है। हम किसे लोकतांत्रिक अधिकार कहेंगे। देखिए हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा लोकतंत्र संविधान के आधार पर चलता है। तो संविधान हमें जैसे जैसे अधिकार देता है, जिन जिन अधिकार को हमें समाज से मिलता है, संविधान से मिलता है, ये तमाम अधिकारों को हम क्या कहते हैं तो लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। जैसे इसमें क्या आता है तो कानून के सामने समानता। यहां पर कहा जाता है कि चाहे आप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सबके लिए कानून व्यवस्था बिल्कुल समान रहेगा। यदि उसे किसी खास जुर्म के बदले एक सजा मिल रही है तो दूसरे को भी उसी जुर्म के लिए जो है वो सेम सजा दिया जाएगा। मान लो एक को फांसी हो गई किसी सजा के बारे में,
किसी भी क्राइम करने की वजह से उसको फांसी हुई तो दूसरे को सेम क्राइम करने के बदले उसको भी फांसी दी जाएगी। ये होता है कानून के समक्ष सबकी समानता बनी रहना, है ना। अगला बात करते हैं तो मतदान का अधिकार। बच्चों ये दूसरा पॉइंट हमारे सामने आ रहा है कि ये लोकतांत्रिक देश ही होता है जहां पर हमारे सामने मतदान का अधिकार होता है और हम अपने वोट के माध्यम से सरकार को भी बदल सकते हैं, ऐसी हमारे पास क्षमता होती है। हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। यदि एक गलत शासक हमारे बीच आ जाता है तो हम उसे सुधार सकते हैं। निर्वाचित होने और राजनीतिक पद पाने का भी अधिकार होता है। एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही है जहां पर आप भी सुप्रीम बन सकते हैं, लेकिन यह तानाशाही शासन व्यवस्था या राजतंत्र में नहीं हो सकता, क्योंकि राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की तो यहां पर आप निर्वाचित हो भी सकते हैं, आप खुद भी खड़े हो सकते हैं, लोगों से वोट मांग भी सकते हैं। आप सिर्फ वोट देंगे नहीं बल्कि आप ले करके और खुद को सुप्रीम पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों ये अधिकार हमें सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक देश में ही देखने को मिलता है। अभिव्यक्ति की आजादी, यदि हम बात करें तो लोकतांत्रिक देश ही ऐसे होते हैं जहां पर आपके सामने बोलने की आजादी होता है। आप अपने शासक के खिलाफ भी बोल सकते हैं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं और यदि वो अच्छा किया तो तारीफ तो आप करते ही हैं, लेकिन आप उसे गलत भी ठहरा सकते हैं यदि आपको लगता है कि वो हमारे लिए गलत कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कहां है, तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पॉसिबल है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि लोकतांत्रिक अधिकार क्या है। तो बताइए आप लोगों को कौन कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं। तो बच्चों ये जितने भी हमारे पास है ये तमाम सारे अधिकार हमारे पास अवेलेबल है ना, जिससे हम अपने समय के साथ या तो योग्य होने के बाद हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मतदान का अधिकार है, तो अभी आप लोगों के पास मतदान का अधिकार नहीं होगा क्योंकि तुम लोग तो क्लास 10th में हो, और क्लास 10th के बच्चों के पास जो होती है वो उसका एज क्राइटेरिया वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं, है ना। कम से कम आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो 18 साल होना चाहिए, जिसके बाद आप क्या कर सकते हो, मतदान कर सकते हो, आप वोट दे सकते हो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है और ये टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है कि आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि और विकास क्या होता है, देखते हैं, समझते हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास का मतलब होता है कि हमारा जो है वो आर्थिक क्षेत्र में जो है हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं, पैसे कौड़ी के संबंध में, फाइनेंस के संबंध में, आर्थिक क्षेत्र में हम कैसे बढ़ सकते हैं अपने आप को और कैसे हमारा विकास हो सकता है। तो लिखा 1950 से 2000 के बीच में आर्थिक समृद्धि की तुलना करने पर तानाशाही शासन व्यवस्था का हालात अच्छे रहे। मतलब ये अपने आप को आर्थिक लेवल पे बहुत तेजी से ग्रो कर पाया, लेकिन जितने लोकतांत्रिक देश रहे हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास एक कायदा होता है, एक कानून होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम चीजों को बदल सकते हैं। लेकिन तानाशाही शासन व्यवस्था थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, लेकिन फिर भी हम किसे प्रेफर करते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं लोकतांत्रिक देश को, क्योंकि यहाँ पर जो आजादी है हमारे पास, जो चीजें हैं जिसे हम आजादी पूर्वक, गरिमा पूर्वक, सम्मान पूर्वक रह करके जी लेते हैं, ये तमाम आजादी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पर आर्थिक लेवल से थोड़ा सा बहुत ही फास्ट तरीके से इसका ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में हमें और भी बहुत सारी आजादियां देखने को मिलती है। हालांकि आर्थिक समृद्धि देश की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है, वहां का वैश्विक स्थिति के ऊपर, अन्य देशों के साथ उनका सहयोग कैसा है, और तय आर्थिक प्राथमिकता, मतलब किन चीजों को हम सबसे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं कि उसे हम कंप्लीट करके अपने देश की जीडीपी में उसका सहयोग ले सके या अपने देश का विकास कर सके। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पे कि हम किस तरह से अपने यहाँ के आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। एक डेटा आपके सामने दे रखा है जिसमें आप देख सकते हो कि तानाशाही वाले जो देश हैं, तानाशाही वाले सभी तानाशाही देश, यहाँ पर 4.42, यदि आपको स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो तो यदि 4.42 रेट से जो है ये बहुत तेजी से बढ़ा है, इसका विकास दर है। इसके बाद भी तानाशाही वाले गरीब देश जो है इनका 4.34 रेशियो रहा है बच्चों। इसके बाद यदि हम देखें तो लोकतंत्र वाले जो गरीब देश हैं यहाँ पर 4.28 देखने को मिलता है, जबकि ज्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला जो देश है वहां पर 3.95 का रेट चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे जो स्लो तरीके से हमारा ग्रोथ देखने को मिलता है, विकास देखने को मिलता है, ये आपका सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही देखने को मिलेगा। आप बोलोगे सर इतनी कमी होने के बावजूद जो है तो हमारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे अच्छी कैसे रह गई? इसलिए अच्छी रह गई क्योंकि यहां पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ हम आर्थिक मामलों में ही नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि सिर्फ आर्थिक मामलों को देखने से क्या होगा कि हम अपने लाइफ स्टाइल को नहीं देख पाएंगे, हमारा लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है ये नहीं देख पाएंगे,
हम अपने शासक के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं या शासक हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, इस बात को हम नहीं दे सकते। इसीलिए आर्थिक संवर्धन के मामले में लोकतांत्रिक देश थोड़ा सा पीछे है। क्यों पीछे भाई? इसलिए क्योंकि यहाँ पे फैसले लेने में देरी होते हैं, यहाँ पे विभागीय कार्य बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो फैसले लेता है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के जो देश होते हैं ये सबसे अच्छे तरीके से फैसले लेकर के और अपने यहाँ आर्थिक विकास करवा सकता है ना। आगे बात करते हैं, फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो अन्य से बेहतर है, और क्यों बेहतर है इसके कई सारे रीजंस मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और बच्चों यहाँ से एक टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि लोकतंत्र के बेहतर होने के क्या कारण है। लोकतंत्र सबसे बेहतरीन माना जाता है, इतनी कमियां होने के बावजूद इसके पीछे क्या कारण है, आखिर लोकतंत्र में ऐसा क्या है। तो बच्चों अब आपको सामने फिर से एक ऐसा टॉपिक आ रहा है जो आपको बहुत हद तक मिलता जुलता नजर आएगा लोकतंत्र की विशेषताओं से, कि आखिर लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र सबसे बेहतरीन है, इसके क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है कि असमानता और गरीबी में यह कमी लाता है। कैसे भाई? देखो, अब देखे होंगे कि कई सारे ऐसे देश हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक तो कहते हैं, लेकिन वहां पर किसी खास धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि याद करो अभी इसके ठीक पहले वाले चैप्टर, तो उसमें हम लोगों ने कैसे पढ़ा था कि एक श्रीलंका है और एक बेल्जियम है, जहां पर बेल्जियम सभी को बराबरी का अधिकार देते हुए आगे बढ़ रहा है, वहीं पर श्रीलंका जो है वो केवल बौद्ध धर्म को ज्यादा अपना प्रायोरिटी मान रहा है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि असमानता जो है वो हमें देखने को ज्यादा मिलता है बाकी के देशों में। अब कहोगे सर ये भी तो लोकतंत्र था, बिल्कुल था, लेकिन तानाशाही शासन व्यवस्था में वो जो है अपने आप को जबरदस्ती जो है किसी खास धर्म को बढ़ावा दे सकता है, ओपनली दे सकता है, और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लोकतंत्र कम से कम ये ऑफर करता है कि हम असमानता को कमी करेंगे, असमानता को हटाएंगे और सभी को बराबरी का अधिकार देंगे। साथ ही साथ ये गरीबी को भी कमी करने का सांत्वना देता है, हमें कहता है कि हम गरीबी को भी मिटाएंगे, और बाकायदा इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं। लेकिन यदि आप तानाशाही देश में रह रहे हैं तो वहां पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले 4-5 सालों में कोई ऐसी योजना आएगी जिससे आपका जो गरीबी है ये खत्म हो जाने वाला है। तो लिखा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के पास एक वोट होता है, नहीं, और जिसका मोल हमेशा समान रहता है। लेकिन भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अब यदि बच्चों यहाँ पर देखें कि आर्थिक असमानता का हालत क्या है, तो आप जानते हैं कि हमारा देश में जो ज्यादातर पैसा है ना, ज्यादातर जो पैसा है ये कुछ ही लोगों के हाथों में है, कुछ लोग के हाथों में। और यदि कुछ लोग के हाथों में होगा, कुछ लोग का मतलब आई मीन कि 80% जो पैसा है यहाँ का, ये सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों के पास है, और जितने भी बचे हुए जो पैसे हैं 20% पैसा जो बचा हुआ है ये यहाँ के 95% यूज करते हैं बच्चों। तो इतना ज्यादा यदि हम आर्थिक असमानता देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पर आर्थिक असमानता इतना बढ़ा हुआ है कि बहुत ही कुछ ही लोगों के हाथ में सारा पैसा सेंट्रलाइज हो गया है, और जब सारा पैसा कुछ ही हाथों में सेंट्रलाइज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहां की जीडीपी कभी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि वो पैसा एक जगह पे इकट्ठा है। जब तक पैसा मार्केट में सर्कुलेट नहीं करता है तब तक वहां की जीडीपी ग्रो नहीं कर सकती। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पैसे को ग्रो होने के लिए पैसे को सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है, और ऐसे समय में कुछ ही हाथों में ये पैसे नहीं बंधे हुए होने चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसे देशों का लिस्ट देखा है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहां पर ऊपर के जो 20% लोग हैं, ऊपर के 20% मतलब जो अमीर तबके के 20% लोग हैं, वो 64.8% पैसे को अपने हैंड में करके रखा हुआ है। मतलब सारा पैसा का केंद्रीकरण हो गया है, सेंट्रलाइज्ड हो गया है। जबकि नीचे का जो 20% है वो सिर्फ और सिर्फ 2.9% जो है वो सिर्फ यूज कर रहा होता है। तो आप समझ पा रहे, ऊपर के 20% लोग जो है वो 64% ऑफ मनी कंट्रोल करते हैं, जबकि नीचे के 20% लोग सिर्फ 2.9। तो ये साफ साफ दिखता है कि कैसे हमारे आर्थिक मामलों में जो है सो असमानता बहुत ही ज्यादा गहरी देखने को मिल जाती है ना। ऐसे ही सभी का यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। ब्राजील है, रूस है, अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, हंगरी, इन तमाम देश जो है इन सभी के बारे में हम यदि देखें तो ऊपर के 20% लोगों के पास जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होल्डिंग होता है पैसे का, और इस तरह से हमारे यहाँ पे आर्थिक असमानता देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया? अब देखो हमारा देश क्या करता है, इन सभी चीजों को संवारने की कोशिश करता है, इन सभी में कमी लाने की कोशिश करता है। अब कहोगे सर ये आर्थिक असमानता में कैसे कमी लाता है? तो बच्चों टैक्स से। आपको नहीं लगता है जो बहुत ही ज्यादा टैक्स पे करते हैं उनका इनकम भी अच्छी खासी होगी? यदि वो आदमी रिच है और वो बहुत सारा टैक्स पे कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार क्या करती है, अमीरों से पैसे लेकर के टैक्स के रूप में और उसे गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं में लगाती है। तो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छा इनकम है,
और जितने गरीब होते हैं उन्हें जो चीजें मिल रही हैं, चाहे वो मिड डे मील हो सरकारी स्कूल के बच्चों को, या तो राशन हो, ये जितने भी चीजें होती है, ये सारी चीजें जो है वो यहीं के पैसे से सरकार जो है वो फंड करके गरीबों तक पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम है, ये आर्थिक असमानता को मेंटेन करने की कोशिश करती है और इसमें समान बिहेवियर लाने की कोशिश करती है ताकि आर्थिक समानता बन जाए। और इसी तरह से ये गरीबी में कमी लाने के लिए भी ये कई तरह की योजनाओं को सामने लाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, भारत में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, जिसके वजह से वो कई बार हरित क्रांति जैसी चीजों को शुरुआत करी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में यदि गरीबी है, किसी लोकतांत्रिक देश में गरीबी है, तो उसे हटाने का जो जिम्मेदारी है, उसे कम करने की जो जिम्मेदारी है, ये वहां के सरकारों के ऊपर आ जाती है और वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझ करके कंप्लीट करने की कोशिश भी करती है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले स्लाइड पे कि दूसरा क्या कारण है कि हम लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं। इसका दूसरा कारण जो है बच्चों, ये है सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। अब एक और बात हमें देखने को मिल जाता है कि लोकतंत्र ही ऐसी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र ही ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य देखने को मिलता है। अब देखो, सामाजिक विविधता का मतलब क्या हुआ? समाज में अलग जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भोजन, पहनावा, अलग अलग तरह के लोग हैं। हर 10-20 किलोमीटर पे हमारे देश में तो चेंज हो जाते हैं, भाषाएं चेंज होती है, रहन सहन चेंज हो जाता है, उनका भाषा चेंज होता है, उनका खान पान चेंज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सामाजिक विविधता देखने को मिलता है। और ऐसे सामाजिक विविधताओं में जो सामंजस्य बना के रखता है, एडजस्टमेंट करके रखता है, उन्हें आपस में जोड़ के रखता है, ये है हमारा लोकतंत्र, जो एक संविधान के नीचे सभी को समेट लेता है बच्चों। इसका मतलब यह हुआ कि ये सभी सामाजिक विविधताओं को किस तरह से कंट्रोल कर लेता है, ये हम लोग को समझना है। जब हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं तो बेल्जियम ने कितना बढ़िया से डच बोलने वाले को भी और फ्रेंच बोलने वाले को भी और जर्मन बोलने वाले को भी सभी तरह के भाषाओं को संभाल करके रखा, जिससे ये एक बहुत ही शांतिप्रिय देश बना। और यहाँ पर आपने पढ़ा है कि किस तरीके से यूरोपीय यूनियन की जो बैठक होती है वो यहीं पर होती है। उन्होंने जब उसका हेडक्वार्टर चुना तो बेल्जियम जो है वो वहां पर, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पर उन्होंने इसे बनाया। तो ये आपको समझ में आ रहा है। और लेकिन जब हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं तो श्रीलंका में दो खासकर भाषा बोलने वाले लोग थे, एक था सिहली भाषी लोग और एक था तमिल भाषी लोग। इन दोनों के बीच में कभी बनी नहीं और श्रीलंका ने कभी भी अपने यहाँ के विविधता को एक्सेप्ट नहीं किया। कभी भी उसने सिहली को और वहां के तमिल को, इन दोनों को एक साथ करने की कोशिश ही नहीं की। और जब सिहली भाषी, आपने पढ़ा है पीछे के चैप्टर में कि जब इसने सिहली भाषी और तमिल भाषी को कभी भी एक साथ करने की कोशिश ही नहीं किया, तो यहाँ पर आप गृह युद्ध जैसे मामले को आप देखते हैं। तो लिखा है लोकतंत्र में केवल बहुमत को ध्यान में न रख करके सभी सामाजिक समूह को के हितों का ध्यान रखना पड़ता है। ये होता है सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य करना। कि आप केवल और केवल जो बहुसंख्यक लोग होते हैं या बहुत ज्यादा लोग उस क्षेत्र में रहने वाले होते हैं, सिर्फ उनके हितों का ध्यान नहीं रख करके अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखें। अगली बात कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा पर आधारित नहीं होना चाहिए। हम इन सब चीजों को देख करके और हम उसका कल्याण ना करें, बल्कि हमारे यहाँ ये होना चाहिए कि बहुमत का अर्थ यहाँ पे ये होना चाहिए कि नागरिक को बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए। हम किसी बहुमत के लिए काम नहीं करें, बल्कि सभी लोगों को बहुमत बनने का मौका दें। ये कितना बढ़िया स्टेटमेंट है बच्चों, इस बात को ध्यान रखें। यहाँ लिखा है कि लोकतंत्र जो है वो बहुमत के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सारे लोगों को, प्रत्येक नागरिक को इस बहुमत का हिस्सा बनने का मौका देना चाहिए। मतलब सभी तरह के लोगों को इस एक देश के नागरिक बनाने के लिए हम प्रयासरत रहे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बेल्जियम का भी और श्रीलंका का भी, इन दोनों के कहानी के माध्यम से हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि लोकतंत्र कैसे विविधताओं में जो है वो सामंजस्य को बना करके रखता है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आइए बढ़ते हैं आगे हमें पढ़ना है कि लोकतंत्र को बेहतर होने के अगला जो कारण है बच्चों, ये है आपका कि ये नागरिकों की गरिमा और आजादी का ध्यान रखता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि कैसे ये हमारे सम्मान को बढ़ाता है, नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है और इनको आजादी भी देता है। कैसे? आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है बच्चों। हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि फ्रांस की सबसे पहली क्रांति जब हम पढ़ते हैं 1789, जहां पर लुई 16 जो होते हैं, है ना, लुई 16 जो था उसको मार करके और वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने की बात कही गई। तो राजतंत्र को हटा करके और लोकतंत्र क्यों लाया गया?
क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है वो होती है आजादी। लोग चाहते हैं फ्रीडम। अच्छा, कैसा फ्रीडम? तो वो हर तरह का फ्रीडम चाहते हैं। राइट टू स्पीच चाहते हैं, राइट टू इक्वालिटी चाहते हैं, वो कानून के समक्ष सबकी समानता चाहते हैं, किसी को विशेष अधिकार ना मिले ये चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आजादी जो है यही लोकतंत्र का आधार होता है। लोकतंत्र का मेन मुद्दा यही है कि हमें आजादी मिल जाए, है ना, हम सभी बराबर हो जाएं। ये सभी लोगों का डिमांड होता है। जहां पर राजतंत्र में या तानाशाही शासन व्यवस्था में किसी को ज्यादा अधिकार, किसी को कम अधिकार मिलते हैं, किसी को तो बहुत सम्मान मिलता है और किसी को तो जूतों के नीचे रौंद दिया जाता है। ये चीजों को हटाने के लिए ही लोकतंत्र की स्थापना होती है बच्चों। और जितने भी क्रांतियां आज तक हुई हैं ये कहीं ना कहीं आजादी की चाह रखने वालों ने ही किया है, लोकतंत्र की स्थापना किया है ना। आगे, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में ही संभव है। जहां पे लोकतांत्रिक शासन होगा वहीं पे लोगों को अधिकार मिलेंगे और उसके अधिकारों की रक्षा भी वहां की न्यायपालिका करेगी जो कि संविधान के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और वहां के लोगों को एक सम्मानपूर्ण जीवन मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक देश में हो सकता है। आगे है दुनिया के अधिकांश पुरुष प्रधान देश। देखिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे समाज है दुनिया में जो कि पुरुष प्रधान है। वहां का जो मेल होता है वो डोमिनेट करता है पूरे सोसाइटी के ऊपर, लेकिन फिर भी वहां के महिलाओं को यदि कोई अधिकार मिल रहा है, महिलाओं को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है, महिलाओं को भी पुरुष के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके और सोसाइटी के डेवलपमेंट में भागीदारी निभाने में यदि मौका मिल रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक देश में ही हो पा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक देश ही है जो कि पिछड़े से पिछड़े वर्ग को भी, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी, या तो जो एकदम किनारे इग्नोर कर दिया गया है, उपेक्षित समूह है, इन सभी लोगों को भी साथ ला करके और उनके डेवलपमेंट पे भी ध्यान देता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक देश में ही हो सकता है बच्चों, है ना। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप बड़े ही अच्छे से आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, है ना। आपके पास थोड़ी सी कहीं लेखन शैली हो तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, और यदि आप नहीं लिख सकते हैं तो उसके लिए मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं, आप इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों, हम लोग आज के इस लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं जहां पर हमको यह समझना है कि लोकतंत्र में शिकायतों का बने रहना। अब देखो, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, थोड़ा सा बातचीत ये ऐसे होना चाहिए कि लोकतंत्र में शिकायत हमेशा होता है। आपको लगता है एक सरकार बनती है, सरकार एक डिमांड पूरा करती है किसी जनता का, तो जनता फिर से अपनी एक दूसरी शिकायत लेकर के आ जाती है ना। मतलब ये लगातार अपडेट होने वाली चीजें हैं, ये लगातार बढ़ते रहने वाली चीजें हैं। कभी आप ये सोचे कि जनता के प्रॉब्लम्स 100% कंप्लीट हो जाए, 100% खत्म हो जाए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यदि शिकायत नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि कभी अपडेट नहीं होगा। शिकायत कहीं ना कहीं उत्थान का, परिवर्तन का एक निशानी होता है, और यदि वहां पे शिकायत हो रहा है तो ये अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। क्योंकि एक बार यदि आपका डिमांड फुल हो गया तो अगली बार सोसाइटी में क्या जरूरत है, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन बहुत जरूरी है। इसी हिसाब से यदि एक बार आपने जनता के मांगों को पूरा कर लिया तो अगली बार फिर से एक नया डिमांड आएगा जो कि हमारे सोसाइटी को अपडेट करेगा बच्चों। इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में शिकायत तो होंगे ही होंगे, जनता शिकायत करेंगी। शिकायत या मांग, आप दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि जनता जो है वो मांग तो करेंगे ही करेंगी। तो लोकतंत्र में मांग का बने रहना या शिकायतों का बने रहना इसकी सफलता को दर्शाता है कि लोकतंत्र यहाँ सफल है। मतलब यहाँ के लोगों को बोलने की आजादी है, यहाँ के लोगों को मांग रखने की आजादी है, यहाँ के लोगों को शिकायत करने की आजादी है, और आजादी ही तो लोकतंत्र का आधार है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे शिकायत हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र के मजबूती का निशानी। और यदि किसी देश में जनता विरोध कर पा रही है, जनता सरकार के खिलाफ खुले आवाज में बोल सक रहे हैं, तो समझ जाना कि ये एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है बच्चों। वहां पे बहुत विरोध हो रहा है, बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं, मैं दंगे फसाद की बात नहीं कर रहा, शांतिपूर्ण विरोध करने की आजादी यदि जनता के पास है तो ये एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। आगे बात करते हैं तो लिखा इसमें लोग जो है वो बहुत ही सचेत रह करके अपने अधिकारों के लिए, कामकाज के लिए सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। अब देखो, ये वही लोग आलोचना कर सकते हैं जो बिल्कुल जागरूक हैं, जो बिल्कुल सचेत है, जिनकी चेतना जगी हुई है। वो जान रहे हैं कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है और हमें सरकार के साथ क्या करना चाहिए। तो जब जनता या कोई भी लोग जो है वो जागरूक होकर के इन सब चीजों को अवलोकन करते हैं, उससे पहले देखते हैं, परखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद
जब जाकर के ये आलोचना करते हैं सरकार को, तो ये दिखाता है कि ये कैसे एक सभ्य सोसाइटी तैयार हो रही है। क्योंकि एक सभ्य सोसाइटी में ही सरकार के का भी समझ लीजिए उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। सरकार क्या गलत कर रही है इसके बारे में आलोचना करना एक अच्छे और सभ्य और स्वस्थ समाज का निशानी है बच्चों। तो जाहिर सी बात है वही समाज जो है वो आलोचना कर सकता है अपने अधिकारों के लिए, अपने कामकाज के लिए वही आलोचना कर सकता है जिसके पास इस बात का नॉलेज हो, जिसके पास इस बात का अधिकार हो कि वो सरकार के खिलाफ भी बोल सकता हो। तो ये एक लोकतंत्र का, एक अच्छे लोकतंत्र का निशानी है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड करता है और आज हम लोग पहुंच चुके हैं पॉलिटी के एकदम अंतिम पॉइंट पे, जहां पर आज हम लोगों ने पॉलिटी को सक्सेसफुली खत्म किया है। अब बच्चों जल्द ही आपको जो है सो इसका एमसीक्यू सेशन मिलेगा जिसमें आप पॉलिटी के सारे एमसीक्यूज एक ही वीडियो में पढ़ लेने वाले हैं। और जैसे ही आएगा आप उसे जरूर देखेंगे ताकि आपको सारा पॉलिटी एक बार रिवाइज भी हो जाए और आप सारे एमसीक्यूज को भी बड़ी आराम से बना सकें। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का चैप्टर बहुत ही मजेदार रहा है और ये चैप्टर पूरी तरह से थियोरेटिकल था और एक तरह से आप फील किए होंगे कि सारे चैप्टर का एक तरह का मिक्सिंग था। सारे चैप्टर जो है यहाँ पे जो है पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं, समावेश हो चुके हैं और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर तैयार हुआ है लोकतंत्र के परिणाम। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा है उसे आज ही बैठ करके अपने नोट में एकदम बढ़िया से अपनी भाषा को ऐड करते हुए सबसे पहले तैयार करें, क्योंकि यही दो क्वेश्चन है जिसके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं बच्चों इस चैप्टर से, है ना। तो ये आप ध्यान रखें और इस तरीके से फाइनली हम लोग यहाँ पे अपना इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों ने इस चैप्टर को बड़े ही एंजॉय किया होगा। क्या किया कि नहीं? तो इस तरीके से खत्म करते हैं आज के इस क्लास को और मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ जहां पर हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए यदि आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिन्हें इसका जरूरत है। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।